हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके सामने कथन निष्कर्ष का चैप्टर करा चुका हूँ। आज लेके आया हूँ कथन एवं तर्क, जिसे बेटा इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। अब कथन एवं तर्क क्या होता है, कैसे क्वेश्चन करते हैं वो समझते हैं। तो बेटा कथन एवं तर्क पहचान कैसे होगी, कौन सा क्वेश्चन निष्कर्ष का है, कौन सा तर्क का है। तो कभी कभी तो लिखा मिलता है बच्चों, लेकिन कभी कभी लिखा नहीं मिलता, हमें समझना होता है ना। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने बताया था कि जो निष्कर्ष होता है ना बेटा, निष्कर्ष हमेशा अनुसरण करता है, लेकिन तर्क जो होता है, तर्क कभी भी सही या गलत नहीं होता। तर्क बेटा या तो होता है प्रबल या होता है निर्बल। अब मतलब क्या है, तो बेटा प्रबल मतलब स्ट्रांग, जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे अगर हैं, और निर्बल मतलब वीक। तो जो आर्ग्यूमेंट होता है आपका वो या तो स्ट्रांग होता है या वीक होता है। अब आर्ग्यू, इसको मतलब निकालोगे कैसे। तर्क मतलब आपने बचपन में बाल विवाद प्रतियोगिता करी होंगी, वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि तर्क मतलब होता है कि या तो भाई सही होगा या वो गलत होगा। मतलब तर्क या तो प्रबल हो, कोई एक आपने क्वेश्चन रखा, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इसमें, अब कोई इंसान उसके सपोर्ट में होगा, कोई इसके विरोध में होगा। आपको देखना है कि अब जैसे मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्या आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है या आप क्या इससे संतुष्ट हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर ठीक है, जैसा आप पढ़ा रहे हो बस आप पढ़ा रहे हो, हमें कंटेंट अच्छा लग रहा है, हम खुश हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर, पढ़ा तो आप अच्छा रहे हो, चीज़ तो अच्छी दे रहे हो, लेकिन क्वालिटी में मज़ा नहीं आ रहा, आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, आपके पास बड़ा बोर्ड नहीं है, तो या फिर वीडियो की रोशनी अच्छी नहीं है। अब बहुत कुछ बच्चे मना कर सकते हैं ना, सिंपल। तो क्या हुआ, दोनों की बातें सही है। एक बंदा जो ये कह रहा है, ऐसा नहीं कि जो सपोर्ट में वही अच्छा है, तो जो सपोर्ट में नहीं है वो भी उसकी बात में भी दम हो सकता है, जो सपोर्ट में उसकी बात में भी दम हो सकता है। तो दोनों ही बातें अपनी जगह सही होंगी। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, या तो प्रबल होगा या निर्बल होगा। अब आर्ग्यूमेंट को अगर तोड़ भी लो ना, तो आर्ग्यूमेंट को तोड़ लोगे, आर्ग्यू बन रहा है। आर्ग्यू मतलब क्या होता है, कहते हैं ना तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट मत करो, आर्ग्यू कर रहे हो तुम मुझसे। आर्ग्यू मतलब कि मैं कोई बात कह रहा हूँ, आप उस पर मुझसे बहस कर रहे हो। मतलब बहस नहीं होता है, एक अपना तर्क रख रहे हो कि मैं कोई चीज़ बोलूँगा, हमेशा आप उसके सपोर्ट में जरूरी नहीं है। हो सकता है मेरी कोई बात आपको गलत लगे। कई बार क्लास में होता है कि मैं कुछ पढ़ा रहा होता हूँ, मैं कुछ ऐसा बोल जाता हूँ जो बच्चों को पसंद नहीं आता, है ना। तो वो मतभेद चल सकते हैं कि मैं कोई विचार रख रहा हूँ, मेरे अलग थॉट हो सकते हैं उस बात में, किसी और के अलग थॉट हो सकते हैं। तो वो उसी के ऊपर हमें क्वेश्चन करने हैं आज। तो उसके पहले आपको जानना होगा कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी सही होती है कौन सी नहीं। तो सबसे पहली बात मैंने कल भी बताई थी निष्कर्ष में भी, कभी भी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो यूनिवर्सल ट्रुथ बेटा हमेशा क्या होगा, प्रबल होगा, स्ट्रांग होगा। कोई भी सत्य, से कि सूरज घूमता है, ऐसा कुछ, सूरज चमकता है दिन में निकलता है, चंद्रमा रात में निकलता है, ये कोई भी चीज़ ऐसी है तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो हमेशा प्रबल होगा। दूसरी चीज़, अगर कोई प्रश्न सूचक है, मतलब कभी भी कोई ऐसा आपको निष्कर्ष जो तर्क दिया गया जिसमें प्रश्न सूचक कोई क्वेश्चन मार्क है ना, आपको डाउट है कि उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो अगर वो तर्क में क्वेश्चन पूछ रहा है तो कभी भी सही नहीं होगा, वो क्या होगा, निर्बल होगा, वो कभी प्रबल नहीं होगा। प्रश्न सूचक के साथ साथ ही बता देता हूं कि अगर कोई उदाहरण दे दे, या तो क्वेश्चन मार्क दे दे या वो एग्जांपल दे दे, किसी चीज का कोई उदाहरण दे रहा है, तो वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, निर्बल होगा, वो भी कभी आप स्ट्रांग में नहीं रख सकते। तीसरी चीज बच्चों, पहले निर्बल की बात करें अगर, तो अंधविश्वास। अगर किसी भी तरीके की अंधविश्वास की बात चल रही है कि काली बिल्ली ने रास्ता करा, मैं एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी क्या होगा, वो भी हमेशा निर्बल होगा। उसके बाद सलाह, अगर कोई आपको सलाह दे रहा है, कोई ऐसी सलाह जो उसने खुद नहीं, देखो अगर एक्सपीरियंस के आधार पर, मैं लिख देता हूं, अगर कोई आपको एक्सपीरियंस के आधार पर एडवाइस दे रहा है तो वो प्रबल होगी। लेकिन कोई आपको ऐसे ही सलाह दे रहा है कि भाई कुएं में कूद जा पढ़ लिख मत कर, क्या करेगा, पढ़ लिख कर, जितने रुपए में पढ़ाई करेगा उतने में कोई बिजनेस खोले, ठेला खोल ले अपना। तो जो खुद ने नहीं किया, कोई आपको ऐसी सलाह दे रहा है जो उसको खुद को नहीं पता, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निर्बल। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस के आधार पे आपको एडवाइस दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्रबल। तो ये आपको समझना है। तीसरी चीज बच्चों, आपने कुछ शब्द हैं जिनको बहुत ध्यान से देखना है। कभी भी अगर एकमात्र लिखा हो या केवल लिखा हो कि केवल यही एक तरीका है या एकमात्र यही तरीका है, तो वो हमेशा क्या होगा, निर्बल। एकमात्र, केवल जैसे शब्दों का आप यूज नहीं कर सकते कि हर चीज के, हर प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं, किसी एक पे आप नहीं कर सकते इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन हमेशा रहेंगे। तो कभी भी एकमात्र केवल लिखा होगा तो आप क्या कह देंगे, वो निर्बल है। लेकिन अगर लिखा होगा यही एक तरीका है, यही एक तरीका है, तो हो गया निर्बल। लेकिन उसने लिखा होगा यह भी एक तरीका है ना, ओनली ना लिखा हो, दिस इज ओनली वे नहीं लिखा हो। अगर वो लिख रहा है ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है कि ये भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, तो वो सही होगा। केवल एक तरीका है तो गलत, यह भी एक तरीका लिखा है तो प्रबल।
अब अगली बात करते हैं बच्चों कि और क्या हो सकता है। देखो हाँ, एक चीज और, कोई भी गवर्नमेंट यानी कि सरकार, गवर्नमेंट के अलावा अगर आप बात करें कोर्ट कौन सी भी हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी, है ना, अगर कोई भी निर्देश दे रहा है, नगर निगम या कोई भी ऐसा विभाग है गवर्नमेंट का जो कोई निर्देश दे रहा है, तो उसको हमेशा प्रबल माना जाएगा। सरकार अगर कोई काम करती है तो क्या माना जाता है? प्रबल माना जाता है। कोई कोर्ट कोई आदेश करती है तो वो भी क्या माना जाता है? प्रबल माना जाता है। बच्चों अगली बात अगर हम करें, कोई भी ऐसा निर्णय बोलो जो अस्पष्ट हो, ठीक है, या आप अस्पष्ट के अलावा कह दो कि जिसका कोई मतलब इलॉजिकल हो। इलॉजिकल मतलब जिसका कोई लेना देना, कथन में कुछ लिखा है, आप कुछ भी बोल रहे हो, तो अस्पष्ट हो, इसका कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या कहना चाह रहा है, या कथन से जिसका कोई लेन देन नहीं हो, तो वो भी हमेशा क्या होगा बच्चों? निर्बल होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, तुलना के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। कभी भी अगर कंपैरिजन हो रहा हो, किसी और चीज से तुलना हो रही हो, तो हमेशा क्या आएगा? निर्बल आएगा। तुलना कभी भी आप समझ लेना, तुलना को कभी प्रबल नहीं माना जाता। अगर किसी से भी आप तुलना करते हो, क्या होगा? हमेशा निर्बल होगा। तो बच्चों ये थी कुछ चीजें जो आपने समझी, ये मैंने समझाने की कोशिश करी है कि इन चीज़ों को ध्यान रखना। जो नोट्स अगर बना रहे हो आप कॉपी में लिख लेना कि अगर कभी भी प्रबल कब होगा और निर्बल कब होगा, इससे आपको पहचान हो जाएगी। इसका फायदा ये है कि जब आपको पहचान हो जाएगी तो आप क्वेश्चन देखते समझ जाओगे इसमें तुलना हो रही है, ये कभी प्रबल नहीं होगा, इसमें ये हो रहा है, ये कभी प्रबल नहीं होगा। क्लियर? तो ये तो हो गई बेटा अब इसकी बात। अब ये आपकी समझ में आ गया होगा, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। एक एक करके मैं क्वेश्चन आपको यहाँ दिखते रहेंगे और मैं उनको एक्सप्लेन करता रहूँगा, समझाता रहूँगा। क्लियर? कथन निष्कर्ष में आप लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया, लेकिन बच्चा जो भी अगर आप वीडियो देखते हो, देखते काफ़ी बच्चे हैं, कुछ बच्चे मुझे क्वेश्चन लिख के सेंड भी करते हैं। आप सभी से एक अनुरोध है कि यार आप सभी लोग थोड़ा कमेंट करके मुझे बता देगा, थोड़ा मुझे पता रहेगा कि कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे नाम भी पता रहेगा कि हाँ ये बच्चा रोज़ वीडियो देख रहा है, ये बच्चे नोट्स बना रहा है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे बता दिया करो। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आई होप कि अब आप जुड़े हुए हो और अब बहुत ध्यान से समझना, ये नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और अब नोट करने के बाद जुड़े रहना, लगातार देखना, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना वरना गलत हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन दिखेंगे, यहाँ मैं आंसर कराऊंगा। शुरू करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन ये रहा। शुरू करने से पहले एक बार बता देता हूँ, काफ़ी गंभीर मुद्दे इसमें आएंगे, तो प्लीज़ आप कोई भी ऐसा कमेंट या मत करेगा। इन मुद्दों को बहुत सोच समझ के हमें सही से करना होगा, क्योंकि काफ़ी गंभीर मुद्दे आते हैं। अब यूपी पुलिस में आप तैयारी कर रहे हो तो 4-5 क्वेश्चन इसके, 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं। आप यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हो, एस्टेट में भी एक क्वेश्चन इसका आने की संभावना रहती है, और एसएससी में तो आते ही आते हैं। तो बेटा बहुत ध्यान से समझना है हमें क्वेश्चन, कथन तर्क के ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। तो आपको ना थोड़े काफ़ी गंभीर मुद्दे भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड आ सकते हैं जो शायद डिपेंड कर रहे हों आपकी फैमिली के ऊपर या महिला के ऊपर। तो ऐसे कुछ गंभीर मुद्दे मैं लूँगा, क्योंकि वो कराने ज़रूरी हैं, वो आते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा कामली सुनिएगा, उस पर थोड़ा ध्यान करेगा, है ना, ताकि कुछ भी आपको बुरा ना लगे और आप समझ के उसको अच्छे से समझ सको कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपको ये शो हो रहा है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि क्या, आपसे बोला गया क्या अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कथन क्या है? क्या अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब पहला ही क्वेश्चन ऐसा जिसमें आप बहक जाओगे अपनी भावनाओं में। पहला तर्क दिया गया है हाँ यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा, और दूसरा दिया है नहीं यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन को समझते हैं कि है क्या। अब यार क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है कि क्या भारत में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहन करना। अंतरजातीय विवाह का मतलब समझ गए होगे, मतलब कि ऐसा नहीं कि पंडित पंडित से शादी करेगा, ठाकुर ठाकुर से शादी करेगा, सैनी सैनी से शादी करेगा। तो अंतरजातीय विवाह का मतलब यह है कि किसी भी जात का इंसान किसी भी और जात से शादी कर सकता है। तो इसमें बोला है हाँ यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। तो पहला वाला बच्चों हो जाएगा प्रबल। क्यों? क्योंकि जब अदर कास्ट में शादी होंगी तो उससे क्या होगा, जाति व्यवस्था हमेशा समाप्त हो जाएगी। हमारी दिक्कत क्या है, किसी भी धर्म की किसी भी जाति की दिक्कत ये होती है कि उंगली, कहते हैं ना कि पांचों उंगली जब तक बंद है तो वो ताकतवर है, अलग अलग खुल जाती है ताकतवर नहीं रहती। हम लोग जातियों में मजहब में टूटे हुए हैं, जब हम एक जगह मिल जाएंगे तो हम लोग पावरफुल हो जाएंगे। तो जाति व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि आपने सुना भी होगा और कई जगह देखा भी हो, मेरा भी ये मानना है कि अपनी जाति में आप ऐसे लोगों से शादी करा दो, अपनी बहन की, अपनी बेटी की, जो उसको मार रहे हैं, नशा कर रहा है, पीट रहा है ना। तो उससे अच्छा है कि किसी दूसरी शादी में ऐसे इंसान से शादी कराओ जो अच्छा परिवार हो, जिसका जो अपनी हमारी बहन का, बेटी का ख्याल रख रहा हो। तो जाति से ज़्यादा अच्छा हमारे लिए क्या है, जाति ज़्यादा अच्छा है, लड़का अच्छा होना चाहिए। अगर मैं लड़का हूँ, मुझे शादी किसी लड़की से करनी है, तो अपनी जाति के किसी ऐसी लड़के में शादी करूं जो घर पे आके माँ बाप को उल्टा सीधा बोले, या माँ बाप को घर से निकालने को बोले कि अपनी मम्मी को वृद्धाश्रम भेज दो, पिताजी को वृद्धाश्रम भेज दो, है ना, उल्टा सीधा बदतमीजी करे, माँ से बदतमीजी से बोले, या हमसे आके बदतमीजी करे, या कुछ
अलग हरकतें करे, है ना, चीखे चिल्लाए, अच्छे नहीं हो, या पति ही पिटते हैं, ऐसा कोई है कि पत्नी ही पिटती है, लड़की को भी मारा जाता है, पति को भी मारते हैं, पता चले पति को मार रही हो, है ना, खूब मार रही हो, पीट रही हो, तो ऐसी लड़की से अच्छा क्या है, ऐसी लड़की आओ जो आए घर में, घर का अच्छे से ख्याल रखे, हम उसका ख्याल रखें, वो हमारे परिवार का ख्याल रखे, माँ बाप की सेवा करे, इज्जत करे। तो फायदा किसमें, फायदा उसमें कि आप लड़के हो तो आप लड़की अभी चाहोगे जो आपके घर परिवार को संभाल के रखे, आपके परिवार की इज्जत करे। आप लड़की हो तो आप भी ये चाहोगे कि लड़का जो भी हो, या आप आपकी बहन के लिए चाहोगे, आप अपने लिए चाहोगे, तो आप ये चाहोगे ऐसा लड़का हो जो मेरी बहन को खुश रखे, मेरी बेटी को खुश रखे। जाति ठीक है, मानते हैं, अगर देखो डिपेंड क्या है कि कुछ लोग गलत कह देंगे इसे, कुछ लोगों के मन में वही आएगा कि नहीं यार ऐसे कैसे किसी अधिक जाति में शादी करा देंगे, है ना। तो बेटा बात चलो ठीक है, अपने पुराने से परंपराएं चलती आ रही है, लेकिन अगर हम कथन के पेपर के नजरिए से देखेंगे, और क्योंकि हमारा समाज धीरे धीरे उन्नति कर रहा है, आजकल जब आप देखोगे कि जहाँ भी बड़े लोगों पे जाओगे तो धर्म, जाति तो छोड़ो, धर्म की भी बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी किसी से शादी कर रहा है, किसी से भी सब कुछ कर रहा है, बड़े बड़े शहरों में जाओगे, बड़े बड़े देश में जाओगे, तो आपको समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे सोच को बदलना पड़ेगा। तो जाति से ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान खुश रहे, कोई भी आप जाति में शादी करो। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, प्रबल। दूसरा क्या है, नहीं, यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। अब एक बात बताओ यार, शादी मैं पंडित से करूं या मैं किसी और जाति से करूं, उससे परिवार प्रणाली नष्ट कैसे हुई? बच्चे तब भी होंगे, चाचा ताऊ तब भी होंगे, बुआ मौसी तब भी होंगी। तो शादी करने से किसी और जाति से परिवार प्रणाली नष्ट होने का कोई संबंध नहीं है। परिवार प्रणाली नष्ट होने का मतलब ये हो गया कि अब चाचा ताऊ नहीं होंगे, ऐसा कोई हो गया। तो पहला वाला क्या हो गया, प्रबल। दूसरा वाला क्या हो गया, निर्बल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल तर्क एक प्रबल है। क्लियर बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि ये क्वेश्चन जो था बेटा, मैं एक बात तो बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो था ये आपका ये यूपी पुलिस में आया हुआ था, यूपी पुलिस में कांस्टेबल में 2018 में आया था क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा वो कहीं ना कहीं आया हुआ जरूर होगा, मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराऊंगा जो कहीं भी आया हुआ ना हो। अगला क्वेश्चन बच्चों ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तर्क दिए बेटा दो। पहला तर्क दिया, हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। दूसरा क्या दिया बच्चों, दूसरा दिया, नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार है। अब बेटा आते हैं, समझते हैं, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो बच्चों आप ये सोचो, उसने बोला क्या गर्भावस्था के, तो गर्भावस्था मतलब जब लड़की प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कि आपको तब चेक करवाना चाहिए पेट के अंदर कि वो लड़का है या लड़की, या नहीं करवाना चाहिए, है ना। तो पहला दिया कि हाँ भाई ऐसा, इस पर बैंड लगा देना चाहिए, इसको चेक नहीं करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे मादा भ्रूण की हत्या होती है। तो सिंपल सी बात है, होता क्या है कि आज भी हो रहा है कई गाँव में, कई आज भी ऐसे पिछड़े गाँव हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आज भी चेक कराते हो, पता चलता है कि अगर लड़की है तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है ना। मादा भ्रूण का मतलब फीमेल फर्टिलाइजर, पेट के अंदर जो बच्चा होता है, जैसे पता चलता है कि वो लड़की है तो उसको पेट के अंदर ही मरवा दिया जाता है, उसको दुनिया में आने ही नहीं दिया जाता। और कई नाटक भी ऐसे आए थे, है ना, लाड़ो करके कुछ नाटक था जिसमें क्या होता था कि बच्चे पैदा होते थे, पैदा कर लेते थे, उस समय चेकअप नहीं था। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब चेक नहीं होता था कि लड़का है या लड़की, तो बच्चा हुआ, बच्चे को वो लड़की अगर हुई तो उसको दफना दिया जाता था, मार दिया जाता था, ये चीज़ हुआ करती थी। तो उसने बोला कि भाई चेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल भी चेक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सही बोला उसने, क्या कि इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक, सिंपल सी बात है यार। देखो, जब पता चला, अब आपको पता चला लड़की है, उसको मार दिया गया। जब उसको मार दिया गया तो एंड में क्या होगा कि लड़के ज़्यादा हो जाएंगे, लड़के पैदा होंगे, लड़कियाँ होंगी नहीं, तो शादी किससे करोगे? आगे परिवार कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा? लड़कियों के ऊपर लड़कियां बराबर होनी चाहिए ना, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अब लड़कियां कम हो जाएंगी, लड़के ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा कि लड़के को शादी भी नहीं होगी, कई लड़के ऐसे कमाए रह जाएंगे, क्योंकि लड़कियां है नहीं बराबर, लड़की बराबर होंगी तो शादी हो पाएगी। तो इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा बेटा, पहला वाला हो जाएगा सही कि हाँ बैंड लगा दो। दूसरा क्या है, दूसरा वाला, नहीं, लोगों को उनका जन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार। तो ये भी सही है, ये भी कुछ बच्चों को सही लगता है नहीं सही लगता? सही है। क्यों सही लगता है? बोले सर मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा पैसा, तो मैं चेक करा रहा हूँ, सरकार कौन होती है मना करने वाली? तो ये दिमाग में आता है। लेकिन बेटा ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा आपको ये समझना है। ये गलत इसलिए हो जाएगा कि आपको किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। कि अगर आपकी कोई बीवी है या आपका कोई बच्चा तो आप उसे मार दोगे? ये क्या बात हुई भाई कि पेट के अंदर अगर वो आपको पता चल गया लड़के तो आप उसे मार दोगे कि मेरा बच्चा है, मेरा पैसा, मैं चेक कराऊंगा? तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल तर्क एक प्रबल है। एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों, सिर्फ इसीलिए नहीं, काफ़ी सारे आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल वगैरह अगर आप देखते हो, काफ़ी कुछ ऐसा होने लगा था, ऐसी घटनाएं होने लगी थी चेक कराने की वजह से कि सिर्फ लड़की नहीं, कुछ लोग लड़कियों को प्यार करते हैं, लड़कियों को, हमारे हिंदू धर्म में लड़की को देवी माना जाता है ना,
माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है कि पैसा आएगा, लड़की हमारे घर में लड़की पैदा हुई है तो हमारे धर्म में लड़कियों को बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है, भगवान का रूप माना जाता है। हर धर्मों में लड़कियों को एक रेस्पेक्ट दी जाती है। आजकल पहले जमाने में हुआ करता था, हर धर्म के लोग ये क्या करते थे, लेकिन आने वाले समय में अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है क्योंकि लड़कियां अब हर चीज़ में आगे जा रही है ना, लड़कों से भी काफ़ी आगे जा रही है। तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि लड़कियों की इज्जत हो रही है। लेकिन हुआ क्या था कि पहले ये होने लगा था, काफ़ी सारे चलने लगे थे ग्रुप जो क्या करते थे कि पेट में लड़का है लेकिन फिर भी झूठ बोल देते थे लड़की है। क्यों झूठ बोलते थे? झूठ बेटा इसलिए बोलते थे क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। अबॉर्शन करने के लिए उनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा मोटा। तो झूठ बोल देते थे कि लड़की है जबकि होता लड़का था, जिसकी वजह से काफ़ी बार महिलाओं की हत्या हो जाती है, काफ़ी माँ की डेथ हो जाती है ना, जब ऐसा हो चुका है कि अब आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, फिर भी वो लोग जबरदस्ती करवाते थे कि नहीं हमें लड़की नहीं चाहिए, मारो। तो इस चक्कर में कई बार माँ की भी हत्या, बच्चे के साथ साथ माँ की भी डेथ हो जाती थी। तो काफ़ी सारे ऐसे केस आए तो सरकार को क्या करना पड़ा? बैन करना पड़ा। मेरे ख्याल पे 2005 सन, मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, लेकिन 2005 में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। हर जगह आपने देखा होगा अस्पताल में जब जाते हो लिखा होता है कि यहाँ पे लिंग निर्धारण चेक नहीं होता है, ये कानून अपराध है। तो आप समझ लेना, लेकिन ये क्या हो गया? बैंड हो गया। तो इस पर पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन आपसे जो बोला गया है वो ये बोला गया है बच्चों कि क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए? अब बेटा कहीं ना ये क्वेश्चन अलग अलग है। अभी दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसकी तरह है। आपको ध्यान के देना है पूर्णतः, है ना, पूर्णतः लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। क्या कि क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए? पहला बोला नहीं, यह हजारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा। और दूसरा बोला हाँ, पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है। तो भाई अब क्या करना है, हमें समझना है। आपसे बोला क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए, तो आप मुझे बताओ क्या पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए? अगर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दोगे तो सिंपल सी बात है बेटा, पहले में लिखा है कि हजारों श्रमिक क्या हो जाएंगे? हजारों श्रमिक ऐसे हो जाएंगे जिनकी नौकरी चली जाएगी। और नौकरी चली जाएगी तो बेटा क्या होगा? नौकरी चली जाएगी तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो पहला वाला बिल्कुल सही है कि नहीं भाई पूर्णतः प्रतिबंध मत लगाओ। हालांकि ये कर दो कि कम कर दो तो लोगों की जॉब नहीं जाएगी, एटलीस्ट कि कम सैलरी मिलेगी, आधे लोग चले जाएंगे। पूरी तरीके से कर दोगे तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे ना, धीरे धीरे आप कम करते रहो। तो इसलिए पहला वाला क्या हो गया बेटा? सही हो गया, प्रबल हो गया। क्या कि नहीं भाई इसमें क्या करो आप? पहला वाला प्रबल हो गया कि नहीं हजारों श्रमिकों को रोजगार कर देगा, तो पहला वाला प्रबल है। दूसरा क्या था? हाँ बैन कर दो। क्यों? पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा ये आप नहीं बोल सकते कि सिर्फ पटाखा कंपनी में कि पटाखा बंद करने से बाल श्रमिकों का बाल श्रमिक जो हैं दूर हो जाएंगे, कि या बाल श्रमिक इस्तेमाल करते हैं, या आप क्लियर नहीं कर सकते, आपको पता नहीं, नहीं कहीं कथन में लिखा है। और कथन में लिखा हो नहीं तो अपने पास से आप नहीं सोच सकते। दूसरा वाला क्या हो जाएगा बच्चों? निर्बल हो जाएगा। तो आपका तर्क हो जाएगा तर्क एक प्रबल है। ये क्वेश्चन में बहुत घपला होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखो एक शब्द की वजह से कितना आंसर चेंज होगा। दूसरे में लिखा है पटाखों को भारत में प्रतिबंध किया जाना चाहिए। अब पूर्णता नहीं लिखा, आपसे बोला पटाखों को भारत में प्रतिबंध किया जाना चाहिए। तर्क दिया पहला हाँ क्योंकि इसके कारण गंभीर ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है, और दूसरा दिया नहीं क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो अब बेटा इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बच्चों दोनों तर्क प्रबल हैं। दोनों तर्क प्रबल क्यों है? सिंपल सी बात है, जब पटाखे फूटते हैं तो उससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है। कई लोग स्टेटस लगाते हैं कि कुत्ते डर जाते हैं, तो बेटा कुत्ते तो न्यू ईयर पे भी डरते हैं, है ना। न्यू ईयर पे कितने पटाखे फूटते हैं, पूरे देश विदेश में फूटते हैं। तो आप या ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ दीपावली पे ही फोड़ने में दिक्कत होगी, या कुछ पटाखों की बात चल रही है, त्यौहार की तो बात नहीं चल रही। लेकिन हम लोग इसको जो मान के चलते हैं, बच्चे क्या सोच लेते हैं, बच्चे सीधे पहुंच जाते हैं दीपावली पे, वो कहते हैं नहीं 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 बैंड मत करो हम तो फोड़ेंगे। या कुछ लोग जो दीपावली नहीं मनाते कहते हैं नहीं नहीं भैया बंद करो पटाखे मत फोड़ो, कुत्ता डर जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें गलत है ना, दोनों ही गलत है। क्यों? आपको समझना पड़ेगा। पहला बोला हाँ इसके कारण गंभीर ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है, तो ये वाला सही है। क्यों? बोले सिंपल सी बात है सर, जब आवाज आएगी ध्वनि प्रदूषण भी होगा, और जब धुआं निकलता है उसमें जो वायु प्रदूषण भी होता है। तो पहला तर्क प्रबल है। क्लियर कि हाँ भाई यार बात तो सही कह रहा है, बात में तो दम है ना, होना चाहिए अलग की बात है, बात में दम है या नहीं, बोले है। तो पहला वाला प्रबल। दूसरा क्या है? दूसरे में बोला है बच्चों हाँ पटाखा निर्माता हाँ क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, नहीं क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो दूसरा वाला ही प्रबल है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप पटाखे को बैन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? बहुत से लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो दूसरा वाला ही प्रबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोनों तर्क प्रबल हैं। अलग अलग किताबों में इसके आंसर अलग अलग मिल सकते हैं, तो बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना। अलग अलग शब्द, एक शब्द की वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। पूर्णतः लिखा हुआ है तो आंसर कुछ और आएगा, पूर्णतः लिखा हुआ नहीं है तो आंसर कुछ और आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आए हुए करा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन जो आया था MPPSC में आया था 2018 में, तो वो करा रहा हूँ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? तो अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है
क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए? मध्याह्न भोजन का मतलब क्या हो गया बच्चों? मिड डे मील। मध्याह्न भोजन का मतलब क्या हो गया? मिड डे मील। और दूसरा क्या बोला? पहला तर्क क्या है बेटा? पहला बोला नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्राप्त करता है। और फिर बोला हाँ, ये स्कूल जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करेगा। अब देखो, ये यूपी पुलिस में आया बेटा 2019 में क्वेश्चन, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन ये बोला कि हम स्कूलों में, जो माध्यमिक स्कूल है उसमें मिड डे मील को समाप्त कर दें। तो पहला बोला नहीं। क्यों नहीं भाई? क्योंकि इसकी वजह से कुछ लोगों को, जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं, उनको कम से कम एक समय का भोजन तो मिल जाता है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं, कई मजदूर ऐसे हैं जिनको इतना पैसा नहीं है कि अपने फैमिली का पेट भी पल सके, है ना। 100 रुपये दिन के कमा रहे, 200 रुपये दिन के कमा रहे, तो उसमें कैसे घर चलाएं, कैसे बच्चों को पढ़ाएं। तो बच्चे इसी बहाने कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कम से कम उन्हें एक टाइम का खाना तो मिल जाए, रात में तो नहीं मिल रहा, पापा की कमाई इतनी नहीं है ना। काफ़ी लोग सड़कों पर रहते हैं, सबके नसीब अच्छा नहीं होता ना अच्छे घर में हो। तो इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा बेटा? प्रबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाँ भाई, बंद मत करो। क्यों? ये बंद कर दोगे तो जो बच्चे गरीब हैं, जिनको एक टाइम का भी खाना नहीं मिला, वो भूखे मर जाएंगे। तो इसी बहाने कुछ बच्चे स्कूल आते हैं कि हमें एक टाइम का खाना तो मिलेगा, तो इसलिए पहला वाला प्रबल हो जाएगा कि नहीं, बंद नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या था कि बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ये स्कूल जाने के लिए गलत प्रोत्साहन करेगा। तो दूसरा वाला बेटा निर्बल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, गलत प्रोत्साहन वाली क्या बात है इसमें? बच्चे आ रहे हैं, ये शुरू ही इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चे आए, बच्चे खाने के बहाने से आए, पढ़ने के लिए आए, तो इसमें गलत प्रोत्साहन वाली कोई भी बात नहीं है। इसलिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा? निर्बल। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक प्रबल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, मैं क्वेश्चन एक्चुअली ढूंढ के करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगला क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी के ऊपर। आप सब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मुझसे जुड़े हुए मुझे वीडियो देख रहे हैं। कथन है आपका, क्या भारत के प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए? सब लोग कह रहे हैं हाँ हाँ दे दो। दिमाग में क्या आया होगा सुनते ही? क्वेश्चन है, कथन दिख रहा है आपको, क्या भारत में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए? तो आपके दिमाग में पहले ही आ गया निष्कर्ष, तर्क भी नहीं सुना कि हाँ सर दे दो। लेकिन बेटा तर्क सुन लो पहले। पहला तर्क बोला हाँ, भारत में गरीबी उन्मूलन का यही एक तरीका है। दूसरा बोला हाँ, इससे अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग की आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा सुधार आएगा। और तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है नहीं, बहुत से परिवारों की आप वैसे ही काफी ज्यादा आय वैसे ही बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसे परिवारों को ऐसी योजना के दायरे से बाहर रखना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन ने बोला बेटा, क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है साइड में कि सरकारी नौकरी हर भारत में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक बच्चे को एक इंसान को दे दो। तो पहला वाला बोला कि हाँ भैया दे दो, गरीबी उन्मूलन का यही एक तरीका है। तो मैंने आपको बताया था, अभी लिखवाया था शुरू में, कि यही एक तरीका है नहीं बोल सकते। वो बोले यह भी एक तरीका है तो सही हो जाता है, लेकिन केवल यही तरीका बोल दिया आपने, यही एक तरीका है, तो ये वाला क्या हो गया? गलत। कभी भी आप एकमात्र तरीका नहीं बोल सकते। तो पहला वाला क्या हो गया? गलत। दूसरा वाला क्या है? हाँ, इससे अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग की आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा सुधार आएगा। तो सिंपल सी बात है, जो लोग गरीब हैं, जब एक नौकरी सरकारी हो जाएगी उनके परिवार में, तो क्या होगा? काफी लोग आपको फुटपाथ पे रहते हैं। हर परिवार में जब एक इंसान सरकारी लोग पे होगा तो कोई फुटपाथ पे नहीं रहेगा। हर इंसान के पास एक अच्छा घर होगा। एक इंसान भी अगर सरकारी नौकरी वाला होता है ना, तो उसके आने वाली पीढ़ियां फुल जाती हैं बच्चों। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा। तीसरा वाला क्या है बच्चों? तीसरा बोला नहीं, बहुत से परिवारों की आय वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो उनको इस दायरे से बाहर रखने। तीसरा वाला ही प्रबल है। क्यों? सिंपल सी बात है, अब टाटा बिरला इतने अमीर लोग हैं, अंबानी वगैरह, वो सरकारी जॉब करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग जो बहुत अमीर हैं, जिनकी आय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, उनको इस योजना के दायरे से बाहर रखना चाहिए। एक योजना करनी चाहिए, जो लोग गरीब हैं उन्हीं को मिलेगी, जो लोग अमीर हैं उनको नहीं मिलेगी। ये तो तीसरा वाला भी क्या है? प्रबल है। तो आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा तर्क प्रबल है। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत हो बेटा बताते रहना, मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में देख के आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपसे जो बच्चों बोला गया है वो ये बोला गया है कि क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए? क्वेश्चन ये दिख रहा है कि भाई भविष्य में आने वाले समय में बच्चों को क्या करना चाहिए कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, एक के लिए बाध्य कर दो, उनको रोक दो कि एक से ज़्यादा नहीं करोगे बे। ये तो हो गया कथन। तर्क क्या है? पहला तर्क बोला हाँ, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। और दूसरा क्या बोला बच्चों? दूसरा बोला नहीं, इस तरह की दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश नहीं अपनाता है। अब आंसर क्या होगा? बच्चों को पहला भी सही लगता है, दूसरा भी सही लगता है, लेकिन आंसर है दोनों निर्बल हैं। दोनों निर्बल क्यों है बच्चों? पहले में आपने क्या किया बच्चों? पहले क्वेश्चन में आपने कर दिया एकमात्र तरीका, मैंने अभी बताया यही तरीका है, केवल लिखा है, एकमात्र लिखा है, तो कभी प्रबल नहीं होता, वो क्या होता है? निर्बल। क्यों? और भी तरीके हो सकते हैं यार,
जरूरी कोई है कि एक ही तरीका ही है, और भी बहुत तरीके हैं जो मैं नहीं बोल सकता वीडियो में जिससे जनसंख्या कंट्रोल हो सकती है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा बच्चों, पहला वाला हो जाएगा कि मैं वीडियो में बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे कि आप कह सकते हो कि घर घर जाके समझाओ कि भाई ज़्यादा बच्चे पैदा मत करो। जो लोग पढ़े लिखे हैं आजकल आप देखो 2 से ज़्यादा बच्चे लोग नहीं कर रहे हैं। पहले क्योंकि गरीब मतलब जो ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वो नहीं समझते थे कि जनसंख्या क्या है क्या नहीं है, तो पहले के ज़माने में हुआ करते थे। आजकल आप देखोगे बहुत कम लोग के परिवार में ज़्यादा बच्चे मिलेंगे, वरना 2 ही हैं। तो आजकल लोगों को मोटिवेट करो, आप उनको समझाओ कि क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, है ना। तो 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। क्लियर, ज़्यादा बच्चे जनसंख्या बढ़ावा ही देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, इससे बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो पहला वाला क्या था कि हाँ, भारत की जैसे बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। तो ये एकमात्र तरीका नहीं है, इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं जनसंख्या को कंट्रोल करने के, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। दूसरा क्या था, नहीं इस तरह की दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश नहीं अपनाता है। तो बेटा ये भी गलत है, ये गलत क्यों, तुलना कर दी मैंने, बताया तुलना आप कभी भी नहीं कर सकते। दूसरे विश्व का कोई देश क्या कर रहा है इसकी बात आप यहाँ नहीं कर सकते, आप कभी भी तुलना नहीं कर सकते, इसलिए दूसरा वाला क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बच्चों आपसे बोला गया है, बस 1 मिनट का समय दे दो, अभी बताता हूँ बेटा अगला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बताया ना, मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए? पहला तर्क बोला हाँ, यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। दूसरा बोला नहीं, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। तो बेटा आंसर हो जाएगा केवल तर्क 2 प्रबल है। क्यों हो जाएगा 2 प्रबल है? 2 प्रबल इसलिए हो जाएगा बेटा, पहले में तुलना कर दी कि यूरोपीय संघ ने, तुलना कर ही नहीं सकते, तो पहला वाला गलत हो गया। मैंने पहले बताया तुलना जहां भी देखिए वो गलत है। दूसरा वाला प्रबल क्यों है कि नहीं, अपराधी के मन में भय। देखो सिंपल सी बात है बच्चों कि आजकल क्या है कि 3-3 4-4 हज़ार रुपये में कट्टे मिल जाते हैं, है ना। बंदूक अब बच्चे ने खरीदी, कोई भी जरा सा बच्चा, लड़ाई हुई घर पे, कुछ बात हुई, कट्टा खरीद के लाया, लेके गोली मार दे किसी को। पापा के पास पैसा है, बोले डर ही नहीं है उसे, पिताजी छुड़ाई लेंगे। केस हो रहे हैं बड़े बड़े, बोले रेप केस हो रहा है, इतने जो गंदे केस हैं कि किसी बच्चे के बाद छेड़खानी कर दी, रेप कर दिया, ये सब कुछ कर दिया, और उसकी सजा क्या है? बोले 7 साल। बोले कोई बात नहीं, क्या होगा, 7 साल तो जा रहा है। किसी को मार दिया, बोले क्या होगा, 3 साल की 420। बोले क्या होगा, मैं लूट लेता हूँ करोड़ों रुपए, क्या होगा, 7 साल की सजा देता है, उसके बाद आराम से करोड़ों रुपए लूट लिए, कहीं दुबका दो, उसके बाद क्या 7 साल मजे लूंगा। तो ये क्या होता है बच्चों, अगर अपराध का भय नहीं होगा, इंसान में डर नहीं होगा, तो वो खुले में करेगा। तो लोगों में डर होना जरूरी है, और मैं तो कहता हूँ और कठोर होना चाहिए कि साला कोई लड़की की तरफ, वही ना कि कोई छेड़ रहा है, अगर कोई अगर छेड़ रहा है तो उसके, कोई किसी ने छेड़ा तो उसका हाथ काट दो, किसी ने चोरी करी हाथ काट दो, है ना, किसी ने रेप किया तो काट दो, उस इंसान को काट दो, तो मतलब जिंदा जला दो। ऐसी सज़ा होनी चाहिए ना कि इंसान सोच के ही काँप जाए कि यार अगर मैंने ऐसा कुछ किया, लड़की कोई झूठा इल्जाम लगा रही है तो उसकी जीभ काट दो, गर्दन काट, क्योंकि हमेशा लड़के गलत नहीं, कभी कभी आपने कई केस ऐसे होते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग कहते हैं कि गोली मार दो सीधी, लेकिन कई केस ऐसे भी सामने आए हैं जो आपने न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि गलत इल्जाम लगा देते हैं, धमका दिया जाता है लड़के को कि भाई अगर तुमने नहीं करी, ऐसा नहीं किया, पैसे नहीं दिए तो हम ब्लैकमेल करते हैं। आजकल काफ़ी वीडियो वाला भी वायरल हो रहा है कि वीडियो आप व्हाट्सअप पे अननोन नंबर से, पाकिस्तान के कोड से, कोई से कोड से, अलग अलग देशों के नंबर से आप पे मैसेज आता है व्हाट्सअप पे। जिन लोगों को नहीं पता, जानकारी नहीं है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि ऐसा करो वरना वीडियो वायरल कर देंगे, 10 चीज़ें हैं ना। तो ये क्या है कि ऐसी चीज़ों के लिए सज़ा अगर कठोर होगी, एक बार भी आपने सजा किसी एक को भी इंसान को दे दिया, जिंदा जला दिया, किसी ने लड़की के बाद गलत किया, उसको जिंदा जला दिया, रूह कांप जाएगी, बोले यार मर जाऊंगा, सोचेगा इंसान चोरी करने से पहले, छेड़ने से पहले, किसी को मारने से पहले, बंदूक। आजकल लड़कों जरा से लड़के जरा से पिदलने से, जिनकी मुझे तंग से आई नहीं है, वैसे जैसे मुझे अबे ले तो पहले मुझे निकल तो आए, तभी तो अमेठी हो, जरा मान लेंगे, सर फोड़ दिया, कुछ क्या कर लेंगे, बोले पापा के पास पैसा है। डर क्यों नहीं है? कानून का डर इसलिए नहीं कि पिताजी के पास पैसा है, एक जमीन बेचेंगे खेत की और छुड़ा लेंगे मुझे। तो बच्चों में डर नहीं है, और बच्चों में डर नहीं है तो सिंपल सी बात है, उन्हें कोई डर नहीं है, वो मान लेंगे, किसी को भी पीट लेंगे, बोले बाप तो छुड़ा ही लेगा मेरा। तो ये नहीं होना चाहिए, कानून ऐसा होना चाहिए कि कांप जाए इंसान सोच के, बोले अगर मैंने किसी को मारा तो उससे दुगनी कटाई होगी, टांग तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। किसी ने किसी के एक थप्पड़ मारा तो बोले उसके इतने थप्पड़ मारेंगे, 20 सड़क पे 20 थप्पड़ पड़वाएंगे उसके, उस आदमी से। ऐसी सजा होना कि इंसान सोचे करने से पहले, डर होना जरूरी है। इसलिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं, आप मृत्युदंड को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अपराधी के मन में भय बनाने रखने का एक तरीका है जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। तो दूसरा वाला क्या है बच्चों, सही है कि अब भी थोड़ा बहुत डर तो लोगों में है, वरना तो खुलेआम कुछ भी करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि क्या दहेज विरोधी कानून को तोड़ने वालों को दंडित किया जाना चाहिए? क्वेश्चन आपको दिख रहा है
क्या दहेज विरोधी कानून को तोड़ने वालों को दंडित किया जाना चाहिए? पहला, हाँ, जो नियम का उल्लंघन करते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, नहीं, दहेज प्रथा समाज में बहुत पहले से फैला हुआ है। अब आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा तर्क एक प्रबल है। ये तो आप लगभग सबने सही कर दिया होगा। क्यों प्रबल है बेटा? तर्क एक इसलिए प्रबल है क्योंकि जो भी लोग दहेज के कानून दहेज ले रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं लेने वाले और देने वालों को भी सजा दो। आजकल दिक्कत यह है कि लेने वाला मना भी करता है ना, तो भैया हमारी बेटी है, हम ऐसे खाली हाथ कैसे भेज दें? गाड़ी, हमारी बेटी गाड़ी में घूमेगी, हमारी बेटी बाइक पे घूमेगी। अगर लड़के के पास बाइक नहीं है तो हम आप कहते हैं अरे हमारी बेटी बाइक पे घूमेगी क्या? नहीं, हम तो कार देंगे, मेरी बेटी को कार से लेके आना, मैं जब भी लेके आना। तो माँ बाप खुद दहेज दे रहे। मैं कह रहा हूँ लेने वालों को तो दो ही दो, साथ साथ देने वालों को भी सजा होनी चाहिए, है ना। तो पहला वाला था कि जो भी नियम का उल्लंघन करे उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो पहला वाला क्या है? प्रबल है कि जो भी दहेज, क्योंकि दहेज बहुत गंदी चीज़ है। गरीब बेचारा कहाँ से लाए दहेज? वो लड़की पैदा हो जाती है। आजकल लड़कियों को जो भी मैंने क्वेश्चन कराया भ्रूण हत्या वाला, उसका एक रीज़न ये भी है कि एक बच्चे ने एक आदमी ने अपनी बेटी को मार दिया और रोते रोते बोला, बोले मुझे, उन्होंने खुद बताया कि मैंने मार दिया। बोले क्यों? बोले कि शादी हो नहीं रही थी लड़की की, इतना दहेज मांग रहे थे, मैं दहेज कहाँ से लाऊं, मेरे पे दहेज है नहीं। गांव के किसी गांव का किस्सा था, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। तो बोले उसने मार दिया और फिर खुद उन्होंने सुसाइड नोट लिख के खुद भी मर गया कि मैं दहेज कहाँ से लाऊं, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, एज उसकी ज़्यादा हो गई है और अब क्या करेंगे। तो एक दिमाग में बच्चे लड़की के पैदा होते हैं, माँ बाप ये सोचने लगते हैं कि बोझ है, इसके लिए दहेज इकट्ठा करना है। तो ये दहेज बहुत गंदी चीज़ है, इसको जरूर सबसे पहले बंद होना चाहिए। तो जो भी लोग नियम करें उनको भी ना, मैं तो कह रहा हूँ हाथ पैर काट दो। जीभ से दहेज मांग रहे हैं, जीभ काट दो। हाथ से दहेज ले रहे हैं, हाथ काट दो। सजा ऐसी दो ना कि दूसरा सोचे कि यार हाथ काट देंगे, दहेज मत लो। अबे तुम पढ़े लिखे हो, कमा रहे हो, साला तुम लड़की भी दहेज मांग रहे हो, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? पहला वाला बेटा सजा मिलनी चाहिए, पहला वाला बिल्कुल सही है, प्रबल है। दूसरा क्या बोला? नहीं, दहेज प्रथा समाज में बहुत पहले से फैला हुआ है। काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम तो दहेज लेंगे, ये हमारी रीति रिवाज है, पुराने जमाने पे चला आ रहा है। भैया पुराने जमाने में सती प्रथा भी थी कि पति मर गया तो पत्नी को जला दिया करते थे साथ में। अब भी जलो, वो तो याद नहीं आएगा तुम्हें, है ना। पुराने जमाने में तो बहुत चीज़ें थी। क्या पुराने जमाने में सारी चीज़ें करोगे? पद्मावती मूवी देखी होगी, पति मर गया, सारे के सारी आग में कूद गई, कूद के दिखाओ आज कोई, बात समझो, नहीं है ना आजकल। तो बेटा आपको समझना पड़ेगा कि समय के साथ हमें कानून बदलने पड़ेंगे। उस समय क्या सीन था आप नहीं बता सकते ना, उस समय की परिस्थिति कहते हैं, लेकिन आज के समय में लड़की खुद कामयाब है, लड़कों से ज़्यादा सैलरी कमा रही है। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो? तो आजकल दहेज तो गलत है, चाहे लड़की जॉब कर रही हो चाहे लड़की जॉब नहीं कर रही हो, आपको दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज के बिल्कुल मैं भी विरोधी हूँ, सरकार भी विरोध है, कानून बना हुआ है। तो जो भी दहेज ले रहा है, जो भी दहेज दे रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। पहला वाला प्रबल हो गया। दूसरा वाला गलत हो गया कि पहले बहुत सारे रीति रिवाज चलते थे, उसके अकॉर्डिंग आपने चलोगे, रीति रिवाज इसलिए ले रहे हैं। भैया पहले बहुत चीज़ चलती थी, आज वो नहीं चल रही है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, बस एक मिनट रुकना। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, अब मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि आते हैं। तो कोई भी, मेरे से हर धर्म के बच्चे जुड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो कोई भी बच्चा किसी भी ऐसे क्वेश्चनों को, देखो मैं रीजनिंग का टीचर हूँ, मेरा काम है कराना, ऐसा कोई क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं जो पेपर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो मैं इसलिए करा रहा हूँ। तो आप कोई भी इसको अपने दिल पे लेके बैठ जाना कि सर ऐसे बोलते हैं, सर ऐसा है कुछ है। तो मैं किसी को, मैं टीचर हूँ, मेरे लिए हर धर्म हर बच्चा एक ही बराबर है। मैं किसी को जात पात देख के या किसी से नहीं पूछता कि भाई तेरी जात क्या है, मैं उसको अच्छा पढ़ाऊंगा, उसको बुरा पढ़ाऊंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे लिए सब बराबर है। मुझे काफ़ी मुसलमान बच्चे हैं जो राम राम बोलते हैं, काफ़ी हिंदू बच्चे हैं जो सर नमस्ते बोलते हैं। हर जाति का, हर धर्म का बच्चा मेरी इज्जत करता है, मुझे प्यार करते हैं, सभी मेरे छोटे भाई बहन हैं। तो मैं कभी किसी को किसी धर्म के आधार पर जज नहीं करता कि मैं ये लड़का हिंदू है तो मैं इसको अच्छा पढ़ाऊंगा, ये लड़का मुस्लिम है इसको बुरा पढ़ाऊंगा, या ये मुस्लिम है मैं इसे अच्छा पढ़ाऊंगा, ये हिंदू है मैं उससे बुरा पढ़ाऊंगा। ऐसा कभी नहीं करता। मेरा फर्ज है पढ़ाना, बच्चों का फर्ज है पढ़ना। जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूँगा, मैं उसको दुआ दूंगा, उसकी जॉब लगे। जो इज्जत नहीं करेगा, जो रेस्पेक्ट नहीं करेगा, जो बदतमीजी करेगा क्लास में, या बदतमीजी करेगा, जो पढ़ने का इच्छुक नहीं है, बदतमीजी कर रहा है, तो वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको मैं क्लास के बाहर निकालूंगा। उसकी मैं कभी, उसके लिए कभी दुआ नहीं करूँगा, इसकी जॉब लगे। मैंने साला माँ बाप के पैसे बर्बाद करा, इसकी नहीं लगने वाली, दिल से यही निकलेगा। तो आप जब दूसरों की इज्जत करते हो, आप जब पढ़ते हो अच्छे से, तो हमें भी दिखता है ये बच्चा मेहनत कर रहा है। हम धर्म नहीं देखते, कोई भी टीचर धर्म नहीं देखता, कोई भी इंसान धर्म नहीं देखता। जो टीचर है, जो शिक्षक ऐसा है, आने वाले समय में आप भी बेटा सरकारी कर्मचारी वाले बनने वाले हो, पुलिस वाले बनने वाले हो, अलग अलग धर्म में जाने वाले हो, अलग अलग सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हो। तो कभी भी जात धर्म के आधार पे कोई भी फैसला मत लेना कि भाई इस लड़के ने, ये मुसलमान है इसलिए लड़की छेड़ दी हिंदू की तो मैं मुसलमान तो मैं छोड़ देता हूँ, या मैं हिंदू हूँ, ये मेरा भाई हिंदू है इसने लड़की छेड़ दी मुसलमान की तो मैं भी छोड़ देता हूँ। नहीं, जो गलत है वो चाहे किसी भी धर्म का हो गलत है, और जो सही है वो चाहे किसी भी धर्म का हो वो सही है। सही के साथ हमेशा खड़ा रहना है, गलत के साथ हमेशा नहीं रहना है। तो ये जो क्वेश्चन बच्चों में कराने वाला हूँ, थोड़ा सा कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर हमारे लिए, इसलिए पहले ही बताते चल रहा हूँ कि किसी के लिए नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है इसलिए समझा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन था
क्या भाई बहन की शादी को मान्यता दी जानी चाहिए? क्या भाई बहन की शादी को मान्यता दी जानी चाहिए? पहला तर्क है नहीं, यह एक सामाजिक बुराई है। और दूसरा तर्क है हाँ, इससे दहेज प्रथा का उन्मूलन हो सकता है। अब समझते हैं क्वेश्चन। अब कुछ लोगों को पहला वाला गलत लगेगा, दूसरा सही, क्योंकि ऐसे काफ़ी धर्म हैं या ऐसे काफ़ी जातियां हैं जहां बहन भाइयों में शादी हो जाती है। मैं किसी धर्म या किसी जाति के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो इसने बोला कि नहीं ये एक सामाजिक बुराई है, तो सिंपल सी बात है भाई, भाई बहन एक खून का रिश्ता है बचपन से, जिससे आप भाई बोलते आ रहे हो, जिसके साथ आप खेले हो, कूदे हो, बड़े हो, जिससे आपने राखी बंधाई, तो एक बहुत पवित्र रिश्ता है। इसके बारे में शादी करना या कुछ ऐसा सोचना, ये मेरी नज़र में गलत है। और आजकल हर धर्म के लोग इससे बचते हैं। मैंने काफ़ी लोग, मेरे जान पहचाने मेरे दोस्त भी हैं, अब रिश्तेदारी में शादी, भाई बहन में शादी नहीं हो रही है, काफ़ी लोग इसके बदलने लगे, लेकिन अभी कभी काफ़ी जगह हो रही है। तो क्वेश्चन समझाना चाहूँगा मैं, ज़्यादा इसको हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला था कि नहीं यह एक सामाजिक बुराई है, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है। क्यों प्रबल है? क्योंकि भाई ये एक सामाजिक बुराई है, क्योंकि समाज में बहन भाई की शादी की मान्यता नहीं है, तो इसको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। तो पहला वाला क्या हो जाएगा प्रबल, कि हाँ भाई ये एक सामाजिक बुराई है, तो इसको मान्यता नहीं देनी चाहिए। दूसरा बोला था हाँ, इससे दहेज प्रथा का उन्मूलन हो सकता है। तो दूसरा वाला कुछ बच्चों को सही लगता है, बोले कि सर हाँ बहन भाई शादी होंगे तो दहेज क्या ही देगा, दहेज देगा खुद के घर में ही रहेगा, तो दहेज लेगा ही नहीं। तो कुछ लोगों को ये सही लगता है, लेकिन बेटा ये गलत है कि दहेज देना ना देना ये एक अलग मुद्दा है। क्वेश्चन में बोला गया है भाई बहन की शादी को मान्यता दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। तो दहेज बचाने के लिए आप भाई बहन की शादी करा दो, ये कोई तरीका नहीं है। दहेज उन्मूलन के और भी काफ़ी तरीके हैं, आप जैसे कानून बना हुआ है, तो और भी काफ़ी तरीके हैं दहेज उन्मूलन के, ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप भाई बहन की शादी करा दो। तो इसलिए दूसरा वाला गलत, पहला वाला प्रबल। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों कि क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटाया जाना चाहिए? क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटाया जाना चाहिए? तर्क एक बोला हाँ, हॉलीवुड की फिल्में कोई गाने ना होने के बावजूद भी हिट होती हैं। दूसरा दिया है नहीं, गाने फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। तो बेटा इसको जल्दी से बता देता हूँ, आंसर हो जाएगा दोनों निर्बल। क्यों निर्बल है भैया? हॉलीवुड की बात ही नहीं चल रही, भारतीय फिल्मों की बात चल रही, तो पहला वाला गलत, तुलना कर दी, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला गाने फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं, दूसरा वाला भी गलत, क्योंकि गाने आपको भारतीय फिल्मों में गानों को हटाया जाना चाहिए, आपसे पूछा था। तो भैया ऐसा नहीं कि गाने इसलिए नहीं डाले जाते हैं कि वो फिल्म की लंबाई बनाए, गाने मनोरंजन के लिए, आपको उस गाने पे जोड़े रखने के लिए। आज को पता होगा आज की मूवी, आज की मूवी, वो मूवी की स्टोरी से ज़्यादा गानों की वजह से हिट हुई। तो गाने इसलिए नहीं डाले जाते, हमारे भारतीय में गानों का बहुत एक लगाव है। गाने सुनते हैं, आंखें बंद करके सुनते हैं हम लोग। एक हमारा भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत एक ऐसा संगीत है जिसको जो भी सुनता है वो इसमें मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो इसलिए कि सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाने के लिए आप गाने हटा दो, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा दोनों तर्क निर्बल है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन था कि राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? जो हाईवे हैं उनके पास क्या करो कि शराब की जो बिक्री होती है उन पर क्या प्रतिबंध लगा दें? पहला बोला है नहीं, लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। मतलब उनका मन है शराब लेने का, तो वो लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे, आप रोक नहीं सकते, ये उसने पहला बोला। दूसरा बोला हाँ, 90% सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर जो कि शराब के प्रभाव में आते हैं वे शामिल हैं। तो बेटा इसका पहला वाला तो गलत हो जाएगा कि मौलिक अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे, है ना। कि जैसे कहते हैं ना कि बोलने की आज़ादी है, तो बोलने की आज़ादी इसका मतलब ये कोई है तुम किसी भी देश के बड़े नेता के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ, या फिर भगवान के खिलाफ, किसी देश के किसी धर्म के खिलाफ, है ना, अल्लाह के खिलाफ, भगवान के खिलाफ, यीशु के खिलाफ, या सिख के हमारे गुरु जी के खिलाफ, आप कुछ भी किसी धर्म के खिलाफ बोल दोगे, अगर बोलने की आज़ादी तो आप नहीं कर सकते, आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो पहला वाला क्या हो जाएगा निर्बल, कि भैया लोगों को आज़ादी नहीं है, नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है हाँ, 90% सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर जो कि शराब के प्रभाव में आते हैं शामिल है। तो दूसरा वाला प्रबल है, क्योंकि ज़्यादातर दुर्घटनाएं आपने देखा होगा जो केस होते हैं उसमें वही ड्राइवर शामिल होता है। ज़्यादातर लोग शराब पी हुए, एक्सीडेंट जब होता है वो क्यों होता है? शराब पी हुए होते हैं, चढ़ा देते हैं। काफ़ी वीडियो आप देखते होगे, एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें शादी हुई थी, बारात जा रही थी, लोग हाईवे पे नाचते हुए जा रहे थे, कहीं हाईवे पे आजकल होटल होने में बड़े बड़े 5 स्टार वगैरह। तो एक कार आई, वो पिया हुआ ही था, जहाँ तक है वो कार इतनी स्पीड में थी कि वो 10-12 लोगों को उड़ाता हुआ चला गया। लोग डांस कर रहे थे, उड़ते हुए चले गए कार के साथ, कार रुकी नहीं, चलती चली गई। तो दूसरा वाला क्या था बेटा? तो हाईवे पे अगर शराब पियेंगे तो दिखेगा नहीं, नशे में तेज चलाएंगे और ये हरकतें हो सकती हैं कि पता चले दबाना था ब्रेक, दबा दिया एक्सीलेटर और उड़ाते हुए ले गए। तो दूसरा वाला क्या है बच्चों? दूसरा वाला प्रबल है, तो आंसर हो जाएगा केवल तर्क 2 प्रबल है। ठीक है बेटा,
अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन आपसे बोला, क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? तर्क था पहला, नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं। और दूसरा था, हाँ, यह ऐसे सैनिकों को तैयार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश की सेवा करेंगे। तो बेटा इसका आंसर है पहला प्रबल। अब पहला प्रबल क्यों है बच्चों? आपसे बोला कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करें या नहीं करें, तो पहला था नहीं, मत करो। क्यों? क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से, सिंपल सी बात है बच्चों, आपने देखा होगा हमारे सेना में लोग, एक एक आदमी, हमारा सैनिक 50-50, 100-100 लोगों को मार देता है। आपने सिक्कों की वो कहानी भी सुनी है कि कितने लाख लोग थे, उनको 21 लोगों ने मारा था। अभी मूवी भी आई थी जिसमें वो गाना था, तेरी मिट्टी में मर जावा, है ना, ऐसा मुझे सॉरी गाना याद नहीं है। तो फिलहाल जो भी मूवी थी, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है। तो हमारे देश में क्या है कि हर सैनिक, एक एक सैनिक बहुत लोगों के बराबर है और उनकी बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है। डंडों से मारा जाता है, कीचड़ से निकाला जाता है। तो 18 साल से कम उम्र का बच्चा जाएगा, उसको एक डंडा पड़ेगा तो आई 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 करके भागता फिरेगा, है ना, तो वो नहीं संभाल पाएगा, इतनी ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। लोगों को कंधे पे लेके, किसी की कोई आपका साथी है, उसको चोट लगे तो उसको कंधे पे लेके जाना है, भाई तुम 10 किलो लेके जाओ, तुम थक जाओगे। तो 18 साल से कम उम्र का बच्चा इस लायक नहीं होता कि मानसिक रूप से भी नहीं। क्यों? अभी 90-90 वाला प्यार मोहब्बत चलता है, पता चले गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई, गुस्से में आया, उन्होंने गोली मार दी अपनी साथियों को, किसी ने भड़का दिया, गुस्से में आ गया, किसी ने अपने बहकावे में ले लिया, किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा हो गया चला गया कहीं, खुद को ही गोली मार ली। तो ना तो मानसिक रूप से 18 साल से कम उम्र का बच्चा इतना लायक होता है कि सेना एक हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, तो हम ऐसे किसी को नहीं भर्ती कर सकते। तो ना तो शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से वो इस लायक होता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को सेना में भर्ती करें। तो पहला वाला क्या है? प्रबल है कि हाँ भाई नहीं, उनको भर्ती मत करो। और दूसरा था, हाँ, ये ऐसे सैनिकों को तैयार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश की सेवा करेंगे। तो बेटा ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक देश की सेवा क्या मतलब है? आपको पता है कि 15 साल का समय सीमित है, बाकी लोगों में तो 60 साल की उम्र रिटायर करते हैं, लेकिन सेना में तो और 40 साल की उम्र रिटायर कर देते हैं। तो लंबे समय तक कोई मतलब ही नहीं है, जैसे उसकी एज हो जाएगी उसको निकाल दिया जाएगा। एक समय सीमा है कि 20 साल तक आप जॉब कर सकते हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है समय सीमा क्या है, लेकिन एक वैलिड रीजन है कि आप 15 साल तक की जॉब भी कर सकते हो, आप किसी एज में लगो। तो लंबे समय तक का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे। दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? गलत। तो आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक प्रबल है, केवल तर्क एक प्रबल है। अब बेटा अगले बात करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, इसके बाद मैं नहीं कराऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन मुझे और अच्छा सा ढूंढना है, जो मुझे कराना था आपको, जो अभी शायद रह गया है। हाँ, एक ये है, इसके बाद शायद एक और करा सकता हूँ। कथन है कि क्या रॉक शो को, रॉक शो मतलब समझ गए होगे, गिटार लेके बजाते हैं ना वो, क्या रॉक शो को पर्यटन स्थलों पर आधी रात तक चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए? आधी रात तक चलाने दो। जो पर्यटन स्थल मतलब जो टूरिस्ट प्लेस है, उन पे लोगों को मौका दो कि यहाँ पे खूब चलाओ, आप टूरिस्ट करो। तो पहला दिया कि हाँ, रॉक शो के कारण अधिक पर्यटक आते हैं, पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया होता है। दूसरा बोला नहीं, पर्यटन के कारण स्थानीय परंपराओं को नुकसान पहुंचता है। तो बेटा आंसर हो जाएगा पहला तर्क प्रबल है। क्यों है पहला तर्क प्रबल? क्योंकि किसी भी शहर में, मैं मुरादाबाद में रह रहा हूँ, है ना, मुरादाबाद में मैं कोई रॉक शो ऑर्गेनाइज करता हूँ जहाँ पे किसी स्टार को बुलाता हूँ, और उसकी वजह से बाहर से भी लोग आएंगे। जैसे गुरु रंधावा भी आने वाले थे, तो काफ़ी लोगों ने, चंडीगढ़ के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने टिकट लिया था। तो ऐसा क्या होता है कि बाहर बाहर लोगों से भी, जो उसके फ़ैन होते हैं, वो दूसरे शहर से भी आते हैं। तो जब दूसरे शहर से भी आएंगे तो क्या होगा? आपको पैसा मिलेगा, आपके शहर में आएंगे, खाएंगे पिएंगे, तो उससे क्या होगा? पैसा आएगा। और पैसा किसी भी शहर के लिए अच्छा होता है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा। तो पहला वाला क्या है? प्रबल है कि अनुमति दे दो भाई, इससे पर्यटन बढ़ेगा, हमारा टूरिस्ट आएंगे ज़्यादा। दूसरा क्या है? नहीं, पर्यटन के कारण स्थानीय परंपरा को नुकसान पहुंचता है। तो बेटा रॉक शो से या पर्यटन के आने से स्थानीय परंपरा को नुकसान पहुंचने का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है आपसे कि रॉक शो ही तो बोला है, कुछ ऐसा कोई बोला है कि मतलब मैं नहीं बोल सकता कैसा, कि कोई बदतमीजी चल रही है। बदतमीजी की तो बात नहीं चल रही है, बात चल रही है सिर्फ एक शो की, कि रॉक शो है, शो की रॉक शो है, लोग डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। तो शराब की बात नहीं चलेगी, शराब पी रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोग पीते हैं, लेकिन इसमें बोला नहीं है, कथन में बोला नहीं है, तो आप इसलिए नहीं सोचोगे। इसलिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा? निर्बल। तो आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक प्रबल है। अब बेटा मैं एक क्वेश्चन और था, अगर मुझे मिल जाता है तो ठीक है, वरना आज के लिए इतने ही रखेंगे, और फिर हम लोग अगला चैप्टर एक और रह गया है, कथन एवं पूर्व धारणाएं, जो बहुत आता है, मैं आपको वो और कराऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है और आपके क्वेश्चन में, पेपर में ज़रूर आता है ना। तो एक वो और कराऊंगा, इसके बाद हमारा लगभग सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बेटा लगभग हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, बस एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रह गया। मैं वही कह रहा था कौन सा क्वेश्चन रह गया है, ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों। क्यों सुनिएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है यौन शिक्षा के ऊपर।
यौन शिक्षा का मतलब आप बहुत लोग जानते हो कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चों को नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, और उनके साथ काफ़ी लोग काफ़ी गंदी हरकतें कर जाते हैं। तो अगर बच्चों को बचपन से ही बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सा टच गलत है, कौन सा टच गलत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आजकल आपने देखा होगा कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, काफ़ी लड़कों के साथ, काफ़ी बच्चों के साथ, लड़के जो होते हैं उनके साथ भी गलत हो जाता है, काफ़ी फिल्मों में दिखाया गया है। और काफ़ी छोटी छोटी बच्चे हैं, लड़कियां, जिनको अभी लड़का लड़कियों को पता भी नहीं कौन सी चीज़ क्या है, और वो लोग गंदी चीज़ें देख के या कुछ भी करके वो उन चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो अगर आप परिवार भी शिक्षा दे और स्कूलों में भी शिक्षा दी जाए कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है, तो इन जो कानून के खिलाफ है, इन चीज़ों से जो गलत चीज़ें होती हैं, इनसे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, या आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए करा रहा हूँ। मेरे कराना, मैंने बोला था कि मैं ये नहीं देखता कि भाई मुझे ये संबंध ना लूँ या ऐसे क्वेश्चन मैं ना कराऊँ, है ना, क्योंकि मैं नहीं कराऊंगा तो क्या आप पढ़ोगे नहीं। अब सब लोग, आप लोग इतने मेच्योर, जो मेरी वीडियो देख रहा है वो 18 साल से कम का नहीं है, मुझे पता है, और है भी 1-2 बच्चे तो इतना मेच्योर है कि अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को समझना पड़ेगा। आप अब नागरिक बनने वाले हो, सरकारी कर्मचारी बनने वाले हो, सरकारी जॉब लेने वाले हो, तो इतना आपको करना पड़ेगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन है आपका, क्या बच्चों को, क्या प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को यौन संबंधी शिक्षा देनी चाहिए? ठीक है, यौन शिक्षा संबंधी आप बहुत से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला था नहीं, ये बच्चों की प्रगति में बाधक हो सकता है, और दूसरा था हाँ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें हर तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो क्वेश्चन था, समझ में आ गई यौन शिक्षा के ऊपर। अब बेटा इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं क्लास में होता मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन क्योंकि वीडियो हो सकता है कोई छोटा बच्चा भी देख रहा हो, तो मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हर तरीके के, हर लड़की लड़के इस समय, देखो मैं चाहे बोलूँ ना बोलूँ, इतना कोई छोटा बच्चा नहीं है, सबको हर चीज़ के बारे में जानकारी होती है, बस हम डिस्कस नहीं करते हैं। और वो हमारे भारत की संस्कृति भी है ना, कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके सामने ऐसी बातें डिस्कस नहीं करते, लेकिन हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा पहले का इसका आंसर क्या हो जाएगा बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, कि हाँ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें उन्हें हर तरीके की शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, कौन सा टच गलत है, कौन सा टच गलत नहीं है, कौन आपको गलत नज़र से देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, आपको बताना चाहिए और आपको उन्हें समझाना चाहिए, है ना। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा। छोटे बच्चे भी काफ़ी बार क्या होता है कि बचपन में बच्चे ऐसी गलती कर जाते हैं जो बाद में उन्हें ज़िंदगी भर गिल्टी फील रहती है, उन्हें खुद को नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, गलत चीज़ों के प्रभाव में आके, गलत चीज़ों को देख दाख के, क्योंकि आजकल मोबाइल एक ऐसा चल गया जो बच्चों को काफ़ी बिगाड़ रहा है ना। छोटे छोटे बच्चे, मैं बताऊँ ना, 12-12, 13-13 साल के बच्चे ऐसी ऐसी गंदी गंदी वीडियो बना रहे हैं जो आप देख के आपको हंसी भी आती है और शर्म भी आती है कि क्या हो रहा है। मतलब कि 13 साल का बच्चा आई लव यू और निब्बा निब्बी गर्लफ्रेंड है और ये है फलाने का, जिन्हें कुछ नहीं, गर्लफ्रेंड होती है क्या उन्हें पता है क्या? 13 साल के बच्चे को क्या पता होगा बताओ। लेकिन गलत हरकतें चल रही हैं, है ना। सिर्फ ये नहीं कि आई लव यू की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत आगे तक की बात कर रहा हूँ कि बहुत गलत हरकतें करते हैं बच्चे, जो काफ़ी वीडियो भी वायरल हो जाती है, काफ़ी बदतमीजी है। तो आजकल ये नहीं होना चाहिए, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो पहला वाला क्या था, नहीं ये बच्चों की प्रगति में बाधक हो सकता है, तो बिल्कुल बाधक नहीं है भाई। बच्चों की प्रगति से इसका क्या संबंध है, क्यों बाधक होगा? आप उसको जानकारी तो दे रहे हो, नॉलेज तो दे रहे हो, आप गलत शिक्षा नहीं दे रहे हो उसे, आप उसको सही चीज़ बता रहे हो, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। क्लियर। पहले ज़माने में हम काफ़ी चीज़ें नहीं बता सकते, लेकिन आजकल काफ़ी मुद्दों पे मूवी बन गई, टॉयलेट बन गई है, पैडमैन बन गई है, ऐसे मुद्दे जो हम पहले, आज भी हम लोग देखो आपस में घर में डिस्कस नहीं करते हैं, अपने मम्मी से, भाई से, बहन से, हम पिताजी से ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए, है ना। मूवी सबने देखी है, सबको नॉलेज है। आजकल इन चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है, क्योंकि आपको सेहत का भी ख्याल रखना है। आपको किसी हमारे बहन के साथ, भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, छोटे बच्चे के साथ, छोटी बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो हमें शिक्षा देनी चाहिए लड़कों को भी कि बेटा क्या गलत है, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, कुछ देख के गलत नहीं करना है, कुछ गलत चीज़ें नहीं देखनी है। कभी खुल जाए तो भी बंद कर दो, फ़ोन हटा दो, मम्मी को दिखा दो, है ना। छोटे बच्चे तो उनको सिखाना चाहिए गलत चीज़ें नहीं देखनी है, उनको बचपन से सही लेके चलेंगे तो ठीक है। बचपन में बच्चे बिगड़ जाता है तो फिर बड़े होकर वो हरकतें करता है ना। तो हमें उनको बचपन से उनके मानसिक बुद्धि को सुधारने की ज़रूरत है। बेटा ये क्वेश्चन रह गया था जो मैंने करा दिया, और एक क्वेश्चन और था, मैं एक बार देख लेता हूँ कि अगर मुझे मिलता है तो मैं ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, हम खत्म करेंगे आज की क्लास। चलिए, और मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई क्वेश्चन है। अगर मुझे कोई क्वेश्चन दिखेंगे तो मैं अगली वीडियो में आपको जरूर समझा दूंगा बच्चों। आज के लिए इतने ही रखते हैं। तो आई होप, मैंने लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए, मैं टाइम नहीं देखा,
मुझे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखते गए, मैंने पूरी पीडीएफ थी मेरे पे, पिछले सालों के क्वेश्चन आए हुए अलग अलग पेपर के, सिर्फ एक पीडीएफ नहीं थी। मैंने यूपी पुलिस के भी पेपर डाउनलोड कर रखा था और एसएससी का भी डाउनलोड कर रखा था। तो अलग अलग पेपर से अलग अलग क्वेश्चन छाट के मैंने आज जो मुझे अच्छे लगे, जो मुझे लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, जो आसान है वो मैंने नहीं कराए। काफी बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे तो जो मुझे पता देखते बता दोगे, तो जो आसान लगे वो मैंने नहीं बताया। जो गंभीर मुद्दे हैं, जो आप डिस्कस नहीं कर पाते हो किसी से, क्योंकि आप टीचर से भी क्लास में नहीं पूछ पाते हो, आप घर पे ही मम्मी पापा से डिस्कस नहीं कर पाते हो, बड़े भाई से नहीं पूछ सकते जो पहले पढ़ा हुआ है ना, बहन से नहीं पूछ सकते जो पहले पढ़ी हुई है। तो आप ऐसे मुद्दे मैंने कोशिश करी समझाने की वीडियो में। तो आई होप किसी को मैंने ठेस नहीं पहुंचाएगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन ऐसा हो या मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसको दिल पे मत लेना यार, मेरा काम है समझाना पढ़ाना, क्योंकि ये मुद्दे क्वेश्चन आते हैं तो आपका भला ही चाहता हूँ, जॉब लग जाए ये चाहता हूँ सिर्फ। तो इसलिए मैंने कोशिश करी है, जितना मैं समझा सकता था, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। मेरा नाम आप जानते हो, यहाँ आपको शो हो जाएगा मेरा नाम, व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, टेलीग्राम आईडी। आप टेलीग्राम पर डाउनलोड करोगे तो टेलीग्राम पर यूपी पीईटी का जो लोग तैयारी कर रहे हैं मैंने पीडीएफ भेज रखी है ना, और सीजीएल के पेपर भी भेजता रहता हूँ डेली के। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो और मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। आप लोग कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं और बच्चों से नहीं होते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।